Hello and welcome learners. In this video we are going to discuss CBSE sample paper for class 12th healthcare long questions. आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हाउ द मेडिकल रिकॉर्ड्स कैन बी मेंटेन्ड। तो मेडिकल रिकॉर्ड्स जो हैं वो कैसे मेंटेन किए जाते हैं हॉस्पिटल में। इस वीडियो में हम सारे लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे जो 5 मार्क्स के हैं लगभग। तो रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है मेडिकल रिकॉर्ड, यहाँ पर देखिए 10 पॉइंट दिए हुए हैं। द रिकॉर्ड्स आर कीप्ड अंडर द सेफ्टी कस्टडी ऑफ द जीडीए। जीडीए की सेफ कस्टडी में रखे जाते हैं इन ईच वार्ड और डिपार्टमेंट। नो इंडिविजुअल शीट इज सेपरेटेड। जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है उसमें से कोई भी शीट अलग नहीं की जाती है, सेपरेट नहीं की जाती है। तीसरा है रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन अ प्लेस नॉट एक्सेसिबल। ऐसी जगह पर रखे जाते हैं जहां पर विजिटर्स या पेशेंट्स ना पहुंच पाए। नो स्ट्रेंजर इज एवर परमिटेड टू रीड द रिकॉर्ड्स। कोई भी जो स्ट्रेंजर होता है, अनजान व्यक्ति होता है, उसको रिकॉर्ड पढ़ने की परमिशन नहीं होती है। रिकॉर्ड्स आर नॉट हैंडेड ओवर द लीगल एडवाइज़र। लीगल एडवाइज़र को हैंडेड नहीं किए जाते हैं जब तक कि रिटन परमिशन नहीं हो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। नेक्स्ट, ऑल हॉस्पिटल पर्सनल आर लीगली एंड इथिकली ऑब्लिगेटेड। और हॉस्पिटल के जो भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये उनका कर्तव्य होता है कि वो सारी डिटेल्स को, इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखें, गुप्त रखें और ऐसे ही किसी से भी शेयर ना करें। ऑल रिकॉर्ड्स आर टू बी हैंडल्ड केयरफुली। सभी रिकॉर्ड्स को बहुत सावधानी से हैंडल करा जाना चाहिए। केयरलेस हैंडलिंग अगर की जाती है तो रिकॉर्ड खराब हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ऑल रिकॉर्ड्स आर फाइल्ड अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल कस्टम सो दैट दे कैन बी ट्रेस्ड ईजीली। और जिस तरीके का हॉस्पिटल का कस्टम है, व्यवस्था है, उस तरीके से उनको फाइल किया जाना चाहिए जिससे आसानी से उन्हें ट्रेस किया जा सके ईजीली। नेक्स्ट, ऑल रिकॉर्ड्स आर आइडेंटिफाइड विद द बायोडेटा ऑफ द पेशेंट सच एज नेम। और सभी रिकॉर्ड जो हैं वो आइडेंटिफाई होने चाहिए, बायोडेटा होना चाहिए पेशेंट का, नेम, एज, वार्ड, बेड, ये सब चीज़ें, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है रिकॉर्ड्स आर नेवर सेंट आउट। बाहर नहीं जाने चाहिए रिकॉर्ड जो हैं हॉस्पिटल से बिना डॉक्टर की परमिशन के। तो इस तरीके से मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन जाना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में। ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में हमने देखी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द हॉस्पिटल वेस्ट कैन बी मैनेज्ड प्रॉपरली ड्यूरिंग सेग्रीगेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए यहाँ पर। तो हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट होता है, ठीक है, उसको किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज किया जाना चाहिए। तो बायोमेडिकल वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए बताया गया है बायोमेडिकल वेस्ट शैल नॉट बी मिक्सड विथ, दूसरे वेस्ट के साथ उसको मिक्सड नहीं करना चाहिए जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी सेग्रीगेटेड इनटू कंटेनर्स और बैग्स एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। अलग अलग कलर के जो कंटेनर्स होते हैं या बैग्स होते हैं उनमें उनको सेग्रीगेट करना चाहिए। 2016 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी कुछ गाइडलाइंस है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी स्टोरेज होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल होना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस हैं 2016। इफ अ कंटेनर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्रीमिसेस वेयर बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड, अगर उसे बाहर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बायोमेडिकल वेस्ट को, एनी वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी आउटसाइड द प्रीमिसेस द कंटेनर शेल अपार्ट फ्रॉम द लेबल प्रिस्क्राइब्ड एज। तो जो भी जो गाइडलाइंस हैं 2016 की, उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें, लेबलिंग और वो सब होनी चाहिए। अगला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रूल्स देयर अंडर अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी ट्रांसपोर्टेड। अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो किसी भी व्हीकल में नहीं जाना चाहिए जो उसके लिए ऑथोराइज्ड हैं, ठीक है, उसी में उसको जाना चाहिए लेकर, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा एज ए स्पेसिफाइड, जैसा गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। एंड नो अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी कीप्ड। 48 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं रखा जाना चाहिए अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट अगर है। अगर बहुत इमरजेंसी है, ठीक है, कि उसे उससे ज़्यादा रखना है बियॉन्ड 48 आवर्स, तो द ऑथोराइज्ड पर्सन मस्ट टेक परमिशन लेनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से,
और जो भी मीजर्स हैं वो लेने चाहिए जिससे जो एनवायरनमेंट है या किसी भी ह्यूमन जो है उनकी हेल्थ पर उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। तो इस तरीके से मैनेज किया जाता है जो वेस्ट मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर्स, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ERT। ERT क्या है यहाँ पर? इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। कहीं पर इमरजेंसी है तो वहाँ पर जो टीम पहुँचती है उस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए वो होती है ERT। तो उसके क्या रोल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होती है और क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, तो ये 2-3 चीज़ें इसमें हमें बतानी है। सबसे पहले ERT टीम लीडर, जो भी व्यक्ति पहले पहुंचता है वहाँ पर जो उसी को क्या कहते हैं, इंसिडेंट कमांडर बोला जाता है। अनटिल द अराइवल ऑफ समवन मोर, जब तक कि कोई और उनसे ज़्यादा काबिल और कॉम्पिटेंट व्यक्ति वहाँ पर ना पहुँच जाए। ही और शी मेक्स द इनिशियल असेसमेंट, वो इनिशियल असेसमेंट शुरुआत में जाके देखते हैं क्या सीन है, ठीक है, और डिटरमाइंस द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए सेफ्टी पर्पजेज से। तो ये सब यहाँ पर है। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर, द सेफ्टी ऑफिसर चेक्स टीम मेंबर्स प्रायर टू डिप्लॉयमेंट टू एंश्योर दैट दे आर सेफ एंड इक्विप्ड फॉर द ऑपरेशन। तो जो सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो चेक करते हैं और डिप्लॉय करते हैं जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको। ही और शी डिटरमाइंस वेदर द वर्किंग एनवायरनमेंट इज सेफ और अनसेफ, सारी चीज़ों को देखकर एनवायरनमेंट को कि सेफ है या अनसेफ है, और टीम की अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं पूरे ऑपरेशन को। उसके बाद है फायर सप्रेशन टीम, अगर कहीं पर फायर है और उसको सप्रेस करना है, दबाना है, तो 2 लोगों की टीम होती है ये। द टीम सप्रेस स्मॉल फायर, छोटी फायर अगर हैं, डिजिग्नेटेड वर्क एरिया एंड असिस्ट द सर्च एंड रेस्क्यू करती है। और ट्राइएज टीम, ट्राइएज का मतलब होता है कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको चेक करना और फिर ये देखना प्रियोरिटी में किस चीज़ को रखना है सबसे पहले, ठीक है। सर्च एंड रेस्क्यू टीम, द टीम सर्च एंड प्रोवाइड फॉर रेस्क्यू ऑफ विक्टिम्स एज इज प्रूडेंट अंडर द कंडीशन एंड असिस्ट द फायर सप्रेशन, टीम को असिस्ट करती हैं ये। और लास्ट में है मेडिकल ट्राइएज टीम। ट्राइएज का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पूरी सिचुएशन को एग्जामाइन करना, ठीक है, कि और फिर उसके बाद प्रायोरिटी सेट करना कि किस व्यक्ति को और किस चीज़ को सबसे पहले किया जाना है। तो ये टीम प्रोवाइड करती है मेडिकल ट्रीटमेंट किसको, विक्टिम्स को, विद इन द स्कोप जितनी उन्हें ट्रेनिंग है उसके अकॉर्डिंग। एंड दिस टास्क नॉर्मली अकम्प्लिश इन द ट्रीटमेंट एरिया में ये सब किया जाता है। इट में टेक प्लेस इन अफेक्टेड एरिया, अफेक्टेड एरिया में भी किया जा सकता है। दे में ऑल्सो असिस्ट द फायर सप्रेशन टीम एंड मेडिकल ट्रेन टीम इज नीडेड, तो उनको भी असिस्ट करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है enumerate the basic precaution that should taken for patient before sending them to operation theater। तो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पहले कौन कौन सी प्रिकॉशंस ली जानी चाहिए, वो यहाँ पर 10 प्रिकॉशंस दी हुई हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग 10 प्रिकॉशंस या 10 पॉइंट्स लिखने होते हैं। नंबर 1, उन्हें लॉन्ग गाउन पहनाइए विच ओपन्स ऑन द बैक। उसके बाद उनको कोई एम्बेरसमेंट या इस तरीके की फीलिंग ना हो, इसलिए लॉन्ग सॉक्स वगैरह उन्हें दी जा सकती हैं। लिपस्टिक और नील पॉलिश जो है उसको रिमूव किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, मान लीजिए लिपस्टिक अगर लगी हुई है तो कई बार जो यहाँ लिखा हुआ है, दो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो पेलर और साइनोसिस ढंग से नोट डाउन नहीं कर पाते हैं। देखिए पेलर क्या होता है, बॉडी जब पेल हो जाती है या फेड हो जाती है तो उसका पता नहीं लगता है। और साइनोसिस का मतलब है जो होठ होते हैं, लिप्स, वो कई बार नीले पड़ जाते हैं किसी कारण से। तो अगर वहाँ लिपस्टिक है तो ये नहीं पता लग पा रहा है कि ये इनकी हेल्थ की वजह से इनके जो होठ हैं वो नीले हो रहे हैं या लिपस्टिक की वजह से हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें रिमूव हो जानी चाहिए, लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द हेड इज़ कवर्ड विद ट्रायंगुलर बैंडेज से हेड कवर किया जाना चाहिए, और या कैप से, जिससे उनके पूरे हेयर कवर हो जाएं। डेंचर्स रिमूव किए जाने चाहिए। डेंचर्स क्या होते हैं, डेंचर्स होते हैं जो फॉल्स टीथ होते हैं, ठीक है, नकली दांत वगैरह अगर किसी के लगे हुए हैं तो उनको रिमूव किया जाना चाहिए। स्पेक्टिकल्स हैं, अगर चश्मा है या कॉन्टैक्ट लेंस हैं उनको भी हटाया जाना चाहिए। कोई भी और ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स हैं जैसे कि रिस्ट वॉच है, चूड़ियाँ हैं, ये सब रिमूव होनी चाहिए ऑपरेशन थिएटर में भेजने से पहले।
एक लेबल लगाया जाना चाहिए उनकी रिस्ट पे जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए, नेम, ठीक है, इंडोर नंबर, डॉक्टर का नाम, वार्ड, डायग्नोसिस, ऑपरेशन किस लिए हो रहा है, ये सारी चीज़ें। द पेशेंट इज आस्क्ड टू पास यूरिन, और यूरिन पास करने के लिए उनसे पूछा जाना चाहिए जिससे क्या हो, दिस वो अवॉइड्स द रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह ना हो, क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है काफ़ी ज़्यादा। और लास्ट पॉइंट है द ड्रग्स प्रिस्क्राइब टू बी गिवन, अगर ऑपरेशन से पहले कोई ड्रग है, प्री ऑपरेटिवली अगर कोई ड्रग्स हैं तो वो दी जानी चाहिए। एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड, और उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाना चाहिए। तो ये सारी प्रिकॉशंस ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को भेजने से पहले ली जानी चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है, एल्डरली पीपल से किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। गिव द पर्सन देयर आई ग्लासेस, अगर वो आई ग्लासेस या हियरिंग एड लगाते हैं तो वो उन्हें दीजिए। स्लोली एंड क्लियरली, आराम से बोलिए, ठीक है, और साफ बोलिए। उसके बाद कीप इंफॉर्मेशन सिंपल रखिए, उसको बहुत कॉम्प्लेक्स मत करिए। यूज वर्ड्स दैट द पर्सन, ऐसे वर्ड्स को यूज करिए जो उनको समझ में आते हों। पिक्चर्स जो हैं या कोई प्रिंट मटेरियल है जो उन्हें पढ़ना है तो वो थोड़े बड़े प्रिंट में होनी चाहिए जिससे आसानी से वो देख सकें, पढ़ सकें। और इनफ लाइट उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। सेशंस को शॉर्ट रखिए, बहुत लंबे मत रखिए। कम्युनिकेशंस को रिपीट करिए जिससे उन्हें याद भी रहे और उसे अंडरस्टैंड कर पाएँ। अलाउ इनफ टाइम फॉर द पेशेंट, सम पेशेंट नीड, और आराम से, कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा समय लग सकता है बात समझने में, तो इसलिए उनको इनफ टाइम दीजिए। और लास्ट में मेक श्योर दैट द एरिया और रूम इज़ क्वाइट, जहाँ पर आप बात कर रहे हैं वो एरिया या रूम जो है वो शांत होना चाहिए जिससे आप अच्छे से अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाएँ और सामने वाले जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो समझ पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।